ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। Who ask tough questions to the government are दिमागी नक्सल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण की जो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से दिया था। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री को अपना वजूद बचाए रखने के लिए बार बार नए नए शब्दों का गढ़न करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले टुकड़े टुकड़े गैंग, आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है, फिर खान मार्केट गैंग, खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है, फिर प्रोस्टिट्यूशन और अब एक नया शब्द है दिमागी नक्सली। लेकिन दिमागी नक्सल खास तौर पर तब जब देश की जेनजी पीढ़ी लगातार सरकार को आईना दिखा रही है और लगातार दिखाई भी जा रही है। तो आज हम अपने दर्शकों के सामने एक सवाल रखेंगे कि असल में दिमागी नक्सली कौन है। ये आप लोग पर हम छोड़ते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की। ये वही शख्स हैं जिन्होंने जेनजी वकील को धमकी दी थी और अब वही मनन मिश्रा गिड़गिड़ाते हुए माफी भी मांग रहे हैं। जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, उन्होंने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहते। दरअसल दोस्तों अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नालसाल हैदराबाद के 2026 के कन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इसके विरोध में नालसार और NSIU बेंगलुरु के करीब 700 छात्रों ने विरोध जताया था। इस पर मनन मिश्रा ने धमकी दी थी कि जिन छात्रों ने चीफ जस्टिस का विरोध किया है उन्हें वकील बनने ही नहीं दिया जाएगा, यानी एनरोलमेंट रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जेनजी ने अपनी ताकत और अपना दम दिखाया, 2 दिन बाद ही मनन मिश्रा का सुर जो है वो अचानक से बदल गया। और फिर दोस्तों उन्होंने चिट्ठी लिखकर माफी भी मांग ली और कहा कि अगर इस विवाद से जुड़ी उनकी किसी बात या चिट्ठी से लॉ स्टूडेंट की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उन्हें इसका सच में अफसोस है। उन्हें आगे यह भी कहा कि माफ़ी मांगना प्रैक्टिस या ईगो का सवाल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि छात्रों की भावनाओं और उनकी चिंताएं जो हैं वह मायने रखती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज पढ़ने वाला युवा कल एडवोकेट होगा, सीनियर डायरेक्टर होगा, टीचर होगा, जज होगा। इसलिए उनकी बातों का असर एक इवेंट से कहीं बड़ा होता है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि आखिरकार दिमागी नक्सली किसे कहते हैं? क्या वो जो पहले धमकता है और फिर डर के मारे माफ़ी मांग लेता है? तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर, जहां उन्होंने पहली बार दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन दिमागी नक्सल ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दरअसल दोस्तों इस क्लिप में प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत दिशा में घसीटने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपना रहे हैं। इन्हीं लोगों को वो दिमागी नक्सली कहते हैं और कहते हैं कि इन्हें पहचानना होगा, इन्हें आइसोलेट करना होगा और देश की युवा पीढ़ी को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धाराएं से जोड़ना होगा। जाहिर है कि इस बयान पर कांग्रेस नेता ने तुरंत पलटवार किया और कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हा का जवाब सुन लीजिए अब आप। मोदी जी आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है
जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी। क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने यह मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है, ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर सामने आई है जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया, उसके बाद तिरंगा फहराया गया। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या बीजेपी का भगवा झंडा तिरंगे से भी ऊपर हो गया है? यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में करीब 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया था, और जब साल 2001-2 के आसपास कुछ लोग वहां तिरंगा लेकर पहुंचते हैं तो उन पर अदालत में केस तक कर दिया गया था। और ये कोई 1-2 तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी तस्वीर कई सारी सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। दोस्तों, इसी बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से भी एक वीडियो सामने आया है जो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगे की जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया है। सुप्रिया लिखती हैं कि जिन लोगों के वैचारिक प्रमुख ने 53 साल तक तिरंगा का बहिष्कार किया, वो आज भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये सोचिए, अगर स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी और पार्टी या संगठन का झंडा फहराया गया होता तो शायद हर प्राइम टाइम पर इसी मुद्दे पर बहस हो रहा होता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फिर सवाल वही उठता है, ये तिरंगा का अपमान है या फिर नहीं है? और ऐसे में दिमागी तौर पर नक्सली कौन है, ये फैसला हम आप पर खुद छोड़ देते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री जी के एक और विवादित बयान की तरफ। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध में जितने सैनिक मरते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे पुलिस जवानों को ही जान बाजी लगानी पड़ती है ताकि आम नागरिक की सुरक्षा मिल सके। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है, क्या सैनिक मरते हैं या वो देश के लिए शहीद होते हैं? अगर दोस्तों शहादत को सिर्फ मरना कहकर बयां कर दिया जाए तो क्या ये शहीदों की कुर्बानी का अपमान नहीं होगा? ये सवाल भी हम आप पर छोड़ते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हुई एक तकनीकी गड़बड़ी की। कल भाषण के बीच में प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्ट कुछ देर के लिए खराब हो गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और बोलने का अंदाज जो है वह अचानक से बदल जाता है। और दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने इसी विषय पर बयान भी दिया था। आपने भी सोचा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का भी, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था,
सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। कांग्रेस ने यही वीडियो वायरल किया जिसमें दिखाया गया कि टेलीप्रॉम्प्ट बंद होते ही प्रधानमंत्री कैसे हड़बड़ा जाते हैं और शब्द ढूंढने लगते हैं। भाषण में दोस्तों प्रधानमंत्री ने कई आंकड़े भी गिनाए थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में बायोइकोनॉमी का कारोबार सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए था। दोस्तों आज बढ़कर करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2009 और 10 में देश में सिर्फ 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके, जबकि आज ये आंकड़े कहीं ज़्यादा है। लेकिन विपक्ष का दोस्तों यहाँ पर ये कहना है कि असली तस्वीर कुछ और है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है, जबकि चीन से आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए अगले सालों में 12% से ज़्यादा की ग्रोथ चाहिए, लेकिन देश में अभी 6% ग्रोथ तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग पर और असर पड़ने की आशंका जो है वो उन्होंने जताई है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं महिला आरक्षण बिल के। प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप है कि उन्होंने इस मुद्दे पर गलत जानकारी दी है। महिला आरक्षण बिल कानूनी तौर पर तो बन चुका है, लेकिन डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी ना हो पाने की वजह से अभी लागू नहीं हो पाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास करना था और जब वो नहीं हो पाया है तो सरकार ने प्रचार शुरू कर दिया है कि विपक्ष महिला विरोधी है, वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर था। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी है उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे कांग्रेस का कहना है कि जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ जमाना चलता है और युवाओं के आगे बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ता है। जो शख्स पहले बड़े दावे कर रहे थे अब उनका दिमाग ठिकाने पर आ गया है।